This call is now being recorded. द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और भी फैकल्टी रही हैं इस पिछले सेशन की। सत्यवती कुकरेती जी सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। अनिता जैन जी हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सीनियर थेरेपिस्ट भी हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं। उमा संजय टाकाले जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हुमा खान जो उपस्थित हैं, खानम जो उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं। सीओ शर्मा जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। श्रवण कुमार जी सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। मुन्नी गुप्ता जी बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। आजकल बेंगलुरु में है। अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अशोक रंजन जी उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। बबली सिंह उपस्थित हैं, ये हमारे समवाय फाउंडेशन की मेंबर हैं। दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। दिनेश चंद जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। कविता तोशनीवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। मीरा अरोड़ा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। पिंकी तोमर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। प्रभजीत कौर जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। रणवीर राठी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। रेखा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। रेखा पाटवाल जी उपस्थित हैं, सीनियर स्टूडेंट है हमारे यहाँ की और फैकल्टी भी हैं। रीता गांधी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। संजय सिन्हा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। संजय टिकेले जी उपस्थित, उनका स्वागत है। शशि मित्तल जी उपस्थित, उनका स्वागत है। सुरेंद्र बाबू जी उपस्थित, उनका स्वागत है। उमा मिश्रा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। बीना शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। सभी इसके अलावा अगर अन्य कोई है तो भाई उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग टीसीएम पर बात कर रहे थे। टीसीएम क्या, हम लोग डॉक्टर वॉल के सिद्धांत पर बात कर रहे थे। टीसीएम से एक स्टेप आगे उसको हम लोग बोलते हैं कि वो उन्होंने ब्रिज का काम किया है। टीसीएम और डॉक्टर वॉल ने ब्रिज का काम किया टीसीएम के बीच में। उसको जो दार्शनिक विचार था उन्होंने मॉडर्न साइंस से जोड़ दिया। बहुत बड़ा काम किया। होम्योपैथी के साथ भी उन्होंने जोड़ा और होम्योपैथी को भी उन्होंने ऊंचाई दिया। तो उसको हम लोग जरूर पढ़ें। और टिटाइस 3, टिटाइस 4, टिटाइस 5 3 किताबें हैं। हम लोग 3 और 4 तो पढ़ते हैं, 5 तक हम लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं। थोड़ा सा हम लोगों की समस्या है, लेकिन ये हम लोग को अगर हम लोग जानेंगे तो बेटर होगा। अब हम लोग आयुर्वेद की बात करना शुरू कर दे रहे हैं ताकि आयुर्वेद भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लें। अभी मैडम ने, अनिता जैन मैडम ने प्रोटोकॉल उसका एक बताया था, तो उससे लग रहा था कि हम लोग को भी जानना चाहिए। हम लोग बात पे चर्चा कर रहे थे। इनका प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत प्रोटोकॉल यूज करते हो, लेकिन एक प्रोटोकॉल हमारा बहुत पॉपुलर है। कोई बताना चाहेगा कि कौन सा पॉपुलर है? Sir, 3-6 ton 4-5 cell. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हमारा कितना पॉपुलर है? ये जनरल बैलेंसिंग के लिए है 3-6। हाँ, नहीं आप तो है तो यही जी, 5 कप का है, 4-5 तो क्या है, 4-5 कप है और 3 को हमने टोन किया है तो हमने पित्त बढ़ा दिया ना, ओके, है ना? है वही 6 को हमने ले लिया। हम 3-4 को नहीं लेकर के हमने 3-6 ले लिया है। और हम जब कभी ऐसा विचार होता है तो हम लोग देखिए कभी 1-2 और 3-4 में करते हैं, कभी 1-2 और 5-6 में करते हैं, वो भी 5-6 महाकफ है, तो वो भी काफी यही विचार है। विचार तो यही है। तो हम आलोचक पित्त पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं क्योंकि हमारा कोर्स बहुत बड़ा है और हम चाहते हैं कि आपको कम से कम ये मालूम तो हो जाए कि क्या चीजें हमारे कोर्स में है, या हम उनके बारे में एक बार
विहंगम दृष्टि डाल लें तो भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। आलोच्यत दर्शित रूपम इत आलोचनम। आलोचकम क्या है? आलोचक पित्त कहता है कि आलोच्यत, जो दर्शित रूपम, जो रूप का दर्शन करता है, कहाँ? नेत्रों में स्थित है। तो ये एक कंसेप्ट है कि नेत्र में स्थित है और वो देखता है और रूप आपको परिचय कराता है। रूप माने शरीर का को भी, अब विन्यास का कौन आदमी डिफरेंट है या उनकी बात कर रहा है वो। ऐसा नहीं कि रूप को बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट में आप लीजिए। रूप माने आकार भी हो सकता है, उसका सौष्ठव हो सकता है, सारी चीजें। तो देखना किसका है? काम है। अगर ये बैलेंस फॉर्म में है तो बढ़िया देखेगा, अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं तो आपको क्या दिखाई नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे अरे आप मेरे सामने आ गए हैं, आपका नाम क्या है? हम आपको आवाज तो पहचानी लग रही है लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं। ये इसका मतलब बैलेंस फॉर्म में नहीं है रूप। अब ये दूसरा, नेत्रों में रहकर रूप का दर्शन कराने वाले पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं। ये तो आपने समझ लिया। अब दूसरा कंसेप्ट है कि आलोचक पित्त होते कितने प्रकार? दो हैं। एक चक्षु, हम लोग जब बात कर रहे थे तो थोड़ा संस्कृत वाले शब्द है इसलिए थोड़ा होता है चक्षु वैशेषिक। चक्षुमान नेत्र और उसका वैशेषिक उसकी विशेषता वाला। दूसरा बुद्धि विशेषता वाला। तो कैसे? जब हम बात करते हैं तो भौतिक और पराभौतिक दोनों के सहयोग से हमारा शरीर निर्माण होता है। शरीर का निर्माण भौतिक और पराभौतिक दो तत्वों से, दो द्रव्यों से होता है। तो अकेले कोई द्रव्य जो है हमारा ये नहीं करता है, मतलब शरीर का निर्माण नहीं करता, ना शरीर के निर्माण में सहायक होता है और ना शरीर को सुरक्षा रखने के लिए सहायक होता है। दोनों का आवश्यक है। तो चक्षु वैशेषिक माने नेत्र हमारे हैं, इन पे ये चक्षुरेंद्रिय है जिसको कहिए। तो नेत्रों में रहकर आपका डिफरेंशिएट कराता है कि ये कौन है, ये व्यक्ति है, ये नारी है, ये पुरुष है, ये घोड़ा है, ये गधा है, ये इतनी दूरी पर। ये सब जो आलोचना है ये आलोचक पित्त कराता है चक्षु वैशेषिक रूप में रहते हुए। ठीक। दूसरा, इसको इसी को डिफाइन किया उन्होंने। अब इसको हम लोग, ये मॉडर्न साइंस से डिफिनेशन है कि ऑप्टिक नर्व होती है हमारे नेत्र में, लास्ट में ऑप्टिक नर्व होती है। वहां दो तरह की चीजें हो, दो तरह के उसमें कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक को हम लोग शंकु कोन कहते हैं और एक को रॉड कहते हैं। रॉड हम लोग ऐसे याद करें, रॉड हम लोग कब जलाते हैं? रॉड हम लोग कब जलाते हैं? जब अंधेरा होता है। हाँ, रात में ना, जैसे रॉड जल रहा है कमरे में तो रॉड हम लोग जलाते हैं। यानी जो रात के जो अंधेरे वाले होंगे, जिसमें अंधेरा हो, उसके लिए माने वहां तीन जो हमारी एनर्जी सिस्टम है कि हरा रंग और ये रंग, तीन रंग जो होते हैं ना, जो प्राइमरी रंग होते हैं, उनके लिए अधिक नहीं होगा तो रंगीन नहीं दिखाई पड़ता। तो आपको दिखाई पड़ेगा यस श्रवण कुमार जी हैं, लेकिन पूरा नहीं समझ में आएगा कि श्रवण कुमार जी पूरा चेहरा है, थोड़ा सा लग जाए, आभास हो जाएगा। ये कौन रॉड करते हैं। कौन माने दिन के, जो दिन में प्रकाश होता है, आपको मालूम होता है कि नहीं, आप बिल्कुल सर्टन होते हैं कि श्रवण कुमार जी हैं। तो वही कंसेप्ट है। तो कोन्स और रॉड्स, एक आपको वो रंग का भेद कराता है, एक रंग का भेद उतना नहीं कराता। तो रॉड्स ऐसे आप याद रखिए। प्रकाश किरणें जब पढ़ेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शन से इंपल्सेस जनरेट होती हैं। वो इंपल्सेस जाती हैं ब्रेन के, और कहाँ जाती हैं? आपके पीछे वाले, इसको कौन सा लोब बोलते हैं? ऑसिपिटल लोब। गुड। ये ऑसिपिटल लोब में जाती हैं और ऑसिपिटल लोब में हमारे सेंटर्स बने होंगे और उन सेंटर्स में जाकर के ये करते हैं। शायद 17, 18, 19, हाँ यही उसमें किताब में होगा, देखिए। हाँ 17 है, विजुअल एरिया 17 है और 18, 19 ये उन्होंने एक नंबरिंग सिस्टम है। अगर आप याद करना चाहें तो याद कर ले, बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर ये याद रहेगा तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम मुझे तो भी मालूम है। तो 17, 18, 19 में जाती है और वहां पर आपको ये तय करता है कि ये कौन सा है, उससे पूरी आकृति बन जाती है और आपको मालूम हो जाता है। ये कंसेप्ट है। आपको इस पर कंसेप्ट, ये मॉडर्न कंसेप्ट है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो उन्होंने बता दिया। दूसरा क्या है? अगर देखिए, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए ये प्रकाश तरंगे आई तो कई आई और सीधे उस जगह पर नहीं पड़ी तो, या रॉड एंड कोन्स में अंतर है तो, इन सब में जो भी प्रॉब्लम होगी वो अल्टीमेटली आपको उस व्यक्ति का
चेहरा उस व्यक्ति का, उस वस्तु का, उस मतलब जो भी चीज आप देखना चाहते हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसमें आप देखने पर प्रभाव पड़ेगा और ठीक से देख नहीं पाएंगे। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा, बुद्धि वैशेषिक क्या है? कहती कि आपने बताया और श्रवण कुमार जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये आपका बोल रहा है ये बुद्धि वैशेषिक है, आलोचक पित्त है। पित्त तो ये भी है, ये भी आपको वो करा रहा है, लेकिन जल्दी तो आपको ग्रहण करने के लिए बाध्य कर रहा है। और उसके अर्थ को जैसे मैंने बोला कि हम ये, तो उन्होंने पकड़ लिया कि यस ये बुद्धि वैशेषिक है। तो ये भी नए नए अर्थों ग्रहण करना, शब्दों में शब्द अर्थ और जो छिपा हुआ अर्थ है उसको ग्रहण करना, ये बुद्धि विशेषता के अंतर्गत आता है। और ये आलोचक पित्त ये भी कह रहा है, लेकिन ये बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त है। ठीक है। पुरानी स्मृतियों के आधार पर हमने क्या किया, कोई अपनी एक स्मृतियां हैं, उनके आधार पर एक आपने आवरण बनाया और फिर उनसे अपना एनालिसिस किया। जो एनालिसिस वाला पॉइंट है ये बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त है। ऑन द बेसिस ऑफ जो पुरानी हिस्ट्री हमारे पास है, उस व्यक्ति की आकृति, मैं आपने आकृति देखने की बात कही तो वहां हो गया, लेकिन आपने उस विचार को समझा कि ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि आपने पूरे भूतकाल में जानते हैं कि ये सीधे नहीं बोलता है, ये कोई अर्थ एक शब्द बोल देता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल लीजिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। प्रोफेसर पार्क जब वो आए थे, उनसे पूछा गया, यहीं पर प्रयागराज में पूछा गया कि जो इन्फेक्शन है उनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा टोन डार्कनेस, पहला कहा टोन डार्कनेस आंख बंद करके, और दूसरा कहा कि सिडेट लाइटनेस, और कह के शांत हो गए और चले गए। उसके बाद ये थ्योरी बन गई 0 टोन 9 सिडेट, उसके बाद थ्योरी बन गई ऑर्गन टोन और जीग्लर सिडेट। ठीक है। तो ऐसे तो अर्थ ग्रहण कर लिया, तो ये बुद्धि वैशेषिक वाले हो। अब ये उन्होंने कहा कि कैवर्नस साइनस है जो ज्ञानेंद्रियों इनके लिए मेन होता है, और साइकोमोटर वहीं पर सेंटर है। तो ये तो कैवर्नस साइनस का एक बढ़िया पॉइंट हम लोग जानते हैं, मुझे लगता है SVP 3 होना चाहिए, जो पिछली बार उसमें बताया था GV मेरिडियन, वर्निंग वेसल मेरिडियन के पास था। तो ये पॉइंट आपको मिलेगा वो जो अलग से पॉइंट है ना 3, उसमें से एक पॉइंट ये भी है। कैवर्नस साइनस का पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसमें बता रहा हूं आपको। ये उस पॉइंट पर, अब वो पॉइंट है कहाँ, गवर्निंग वेसल मेरिडियन आप पढ़ेंगे ट्रीटाइज 4 में, तो उसी में आपको चैप्टर नंबर पेज नंबर 263 में मिलेगा SVP, ये बोलते हैं सेकेंडरी वेसल पॉइंट, और ये MP कैवर्नस साइनस का SVP 3 है पॉइंट है। और ये बिंदु GV23A और UB1 के बीच के माध्यमिक ऊर्जा प्रवाह पथ पर है। और ये बिल्कुल, अगर आप कभी आई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो जब आई ट्रीटमेंट यू कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं ना, ऐसे आप आई ऑर्बिट मेरिडियन, तो एक तो ये मेरिडियन हो गई, तो यहाँ पर UB1 पॉइंट हुआ, याद करिए। और इसी के पास और यहीं पर और इस एरिया में, यानी इस जगह पर अगर आप नोज की मसाज भी कर लें, तो ये कैवर्नस साइनस का भी एक पॉइंट है। क्लियर, बढ़िया पॉइंट है ये, जो आपको ब्रेन के सारे जो टॉक्सिन है उनको निकालने में सहायक होता है। ये इसीलिए नोज, और अगर नोज की मसाज, आई मसाज करते हैं, और तो ये आप डेली करते हैं, तो आप अल्टीमेटली कैवर्नस साइनस को भी प्रभावित करते रहते हैं और उसको ठीक करते रहते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये है, आंख के रोग होंगे अगर असंतुलन होगा, दृष्टि के रोग होंगे, विचार शक्ति में कमी, चक्षु वैशेषिक और वो बुद्धि वैशेषिक, विभेद शक्ति की कमी, चक्षु वैशेषिक बुद्धि वैशेषिक दोनों। अब भ्राजक पित्त आ गई। भ्राजित प्रकाशित वर्णम इत भ्राजिकम, जो क्या करता है, ये आपके वर्ण को, आपके त्वचा के वर्ण को प्रकाशमान रखता है, जो आपको बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रखता है, उसको हम लोग भ्राजक पित्त कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको शरीर का तापक्रम संतुलन रखना। अब यहाँ दोनों में अंतर है, वहां हम लोग कहीं ये भ्राजक पित्त शरीर, ये
भ्राजक पित्त के अंदर आता है, वहां हम लोग कहते हैं मॉडर्न साइंस में कि हाइपोथैलेमस करता है। सब अलग अलग वो है। तो यह इसमें कहते हैं त्वक्स्थम भ्राजकम भ्राजना त्वचा, मतलब त्वचा को सुंदर बनाने का काम जो है ये करता है। तो त्वचा में रहकर शरीर के प्रभाव को प्रकाशित करने का काम करेगा, इसे वो भ्राजक पित्त कहेंगे। तो अब अच्छा, त्वचा करती क्या है? नॉट ओनली इट इज कवरिंग, कवरिंग तो है ही है, बड़ा कवरिंग है। इसको हम लोग अपना चाइनीज में उसमें बीएचबी में पढ़ते हैं कि ये भाई कवर है। तो इंडो वो इपिथेलियम है। अब इपिथेलियम के साथ साथ क्या करता है? सिक्रेशन भी तो कुछ करता है, सिक्रेशन करता है कुछ चीजें, कभी आपको रोम छिद्र रोकता है, कभी खोल देता है। तो ये ऊष्मा का नियमन भी करता है। तो अंदर की एनर्जी बढ़ी हुई है तो बाहर पसीने के रूप में निकाल देता है ताकि जो है बाहर निकल जाए। अगर आपको ठंडक लग रही है तो रोम छिद्रों को रोक देता है कि भाई अपने अंदर की ऊष्मा अपनी जगह रहे। तो इसको ये काम करने का ये काम त्वचा करता है। तो ये भ्राजक पित्त यहाँ करता है। यहाँ पर इन्होंने उसको अपना मॉडर्न साइंस से बताने की कोशिश किया कैसे होता है। शरीर में त्वचा ऐसा भाग है जहां ऊष्मा का नियमन और रक्त परिसंचरण उसकी अपनी आवश्यकता अनुरूप न होकर समस्त शरीर में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा के, यानी अंदर पीएच आपका घट रहा है, पीएच माने घटने मतलब गर्मी बढ़ रही है, तो आपका ये शरीर ये अपने लिए नहीं कर रहा, ये पूरे शरीर के हिसाब से कर रहा है और ये नियमन करेगा। नियमन माने रेगुलेशन, और उसके बाद ये बाहर निकाल, तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम ये करेगा। वहां हाइपोथैलेमस है, लेकिन यहाँ पर भ्राजक पित्त है। अब वो उसको देखिए परसेंटेज दे दिया कि अगर ऊष्मा का रेडिएशन हम लोग जानते हैं ना, रेडिएशन तो हम लोग जान रहे होंगे, बोलिए। हाँ सर, विकिरण एक जगह से ट्रबल करके दूसरी जगह पहुंचता विदाउट हैविंग विदाउट, हाँ ठीक। और कन्वेक्शन माने टच करते हुए एक जगह आएगा और फिर ले जाएगा। और तीसरा हो गया कंडक्शन। तो कंडक्शन एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे को ट्रांसफर करना, ये होता है। ठीक है, तो ये कहा कि 15% कन्वेक्शन के द्वारा 25% स्वेद के रूप में आपको पसीने के रूप में निकाल देता है। और अगर आप मान लीजिए 25% से अधिक हो जाए तो अधिक पसीना आना एक्सक्यूज मी सर, ये तीनों शब्द फिर से समझाएंगे, रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन। ऐसा है, 3 तरीके हैं। मैं अगर मान लीजिए आप मेरे क्लास के सामने बैठे हुए तो मेरे पास 3 तरीके हैं। मैं एक किताब आपको देना चाहता हूँ, ठीक, मेरे पास 25 किताबें, 25 स्टूडेंट हैं, तो मैं उसमें से स्टूडेंट को कहूँ कि आप आइए और किताब ले जाइए, तो दिस इज कन्वेक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर मैं किताब एक दूं और उस लड़के से कहूं या लड़के जो भी छात्र स्टूडेंट हो कि बगल वाले को दे दो, बगल वाला तीसरे दे दो, तो सब पहुंच जाएगी। तो ये हुआ कंडक्शन। और दूसरा तरीका ये कि मैं यहीं से आपको बैठे हुए और ऐसे कहूं कैच करो, तो ये कैच करने वाला रेडिएशन है। क्लियर? थैंक यू सर, थैंक यू। तीनों हो गया, ठीक है। तो अगर ये सर ये आइडिया लाते कहाँ से आप? कोई सीक्रेट विष्णु शर्मा साहब वाली बात, नॉट अ सीक्रेट। ये सब धीरे धीरे ये अपने आप ही आ जाता है, सब सोचे धीरे धीरे आता है, समझ लीजिए। अभ्यास का है सर के सब का परसेंटेज 25% से अधिक होता है तो अधिक पसीना आना बीमारी के रूप में सामने आएगा। हम जानते हैं कि इसका नियंत्रक कौन है? चाइनीज में नियंत्रक कहता है लंग्स है। तो अगर पसीना अधिक आ रहा है तो लंग्स और हार्ट दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही तो पसीने को नियंत्रण कर रहे हैं, वही बना रहे हैं एनर्जी से पहले एनर्जी, वही एनर्जी बना रहे हैं। तो यानी हम लोग तब इन फेफड़ों का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश किया है, अगर मान लीजिए शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो शरीर का त्वचा का रंग प्रभावित होगा। हम लोग त्वचा में पढ़ते हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से, उसमें कहते हैं कि अगर आपको नीचे जो स्किन है उसमें मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो होता रहता है, तो पहले तो एक कलर बेस पर, तो कलर मिलेनिन करके होता है। तो मिलेनिन अगर अधिक होगा तो आपका रंग ब्लैकिश होगा। तो जो ब्लैक वाले होते हैं वो, और जिनमें मिलेनिन कंटेंट कम होता है वो अधिक गोरे होते हैं। तो गोरे और काले का ये भेद है। प्लस उसी में कोई इन्फेक्शन
हो जाए या कोई तत्व जो है बढ़ जाए घट जाए, तो ये ल्यूकोडर्मा सफेद जो सफेद नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली उसी स्किन कलर के होनी चाहिए, लेकिन वो होती तो ल्यूकोडर्मा कहलाता है। वो हीट वगैरह का होता है, हम लोग लीवर उसको मानते हैं, लीवर के उसमें। तो एक्जिमा, सिरोसिस, रिंगवर्म, ये सब उसी के, ये उन्होंने पता नहीं कोशिश किया है। त्वचा को समझ लीजिए, ये त्वचा के बारे में अधिक बता रहा हूं, एपिडर्मिस और डर्मिस वहां पर है। अब उसमें 3 है, मिलेनिन, वही बता ना कि पिगमेंट्स मिलेनिन होता है, मिलेनिन जब अधिक होता है तो श्यामल होता जाएगा। तो सब इसलिए जो ये डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं कि बड़े क्या कहते हैं, पहले से जो गोरे हैं वो अधिक योग्य हैं, वो अधिक संभ्रांत हैं, वो अधिक, ये सब कंसेप्ट नहीं। मिलेनिन आपके पास है तो काले, नहीं है तो आप जिसके पास है, अगर ये उल्टा वो धन के रूप में होता तो कहते हैं कि हम तो धनी हैं। तो मिलेनियम में धन है ना, अगर मिलेनियम को धन मान लिया जाए तो श्यामल वाले अधिक धनी हैं, उल्टा कंसेप्ट है। अब वो तो वहां पैसा अधिक है, तो ये उस कंसेप्ट है, उससे कुछ मतलब नहीं हम लोग का। असंतुलन क्या होगा, मुहासे होंगे, फोड़े होंगे, खारिज होंगे, एक्जिमा होंगे, छाले होंगे, सोरियासिस होंगे, समस्त त्वचा रोग, ये जो है कंसेप्ट है। तो हम लोग आयुर्वेद में भी जानते हैं, और यहाँ हमको एक मेरिडियन मिल गई है 3rd सेमेस्टर में। कौन सी मेरिडियन है वो? आप लोगों ने पढ़ा भी हाल में ही, एक मेरिडियन है आपके पास ना, डॉक्टर वाल ने बताई है, एसके मेरिडियन सर। बस वो भी आपके पास एडिशन, देखिए जानकारी बढ़ती जा रही है। त्वचा की नहीं थी, यहाँ हो गई। चाइनीज में अलग से नहीं थी, लंग्स था, वहां यहाँ पर हो गई। वहां आपने लंग्स का ट्रीटमेंट किया था, यहाँ आप इसके मेरिडियन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वहां आप कर ही रहे हैं गर्मी का, और आकाश वगैरह है, आकाश भी हमारे पास, ठीक। तो फिर पाचक पित्त है, सबसे प्रमुख क्या है, पाचेति आहारम इत पाचकम। ये क्या करता है, पाचेति आहारम इत पाचकम, जो आहार को पचाता है वो है। यानी इसका स्थान कहां होगा, अग्न्याशय। अग्न्याशय हम लोग जानते हैं क्या है, अग्नि। फिंगर नंबर 3 कौन है वहां पर, इस ज्वाइंट में, बीच वाले ज्वाइंट में अग्न्याशय उसी को बोलते हैं। पैंक्रियाज है, इसका स्थान अग्न्याशय मतलब पैंक्रियाज, इन्होंने बताया। अग्नि रूप और तिल परमित है, अग्नि रूप है, ठीक है, और बहुत कम मात्रा में होता तो भी। पचाना पाचक पित्त का कर्म है, और क्योंकि पित्त ही तो कर रहा है ना, वर्ण का चेंज करता है, परिवर्तन करता है, तो परिवर्तन के लिए पित्त है। तो पाचक पित्त आहार का पाचन करके इसका 2 काम करता है, सार भाग को अलग, सार को गहलिए थोथा दे उड़ाए, उसको अलग अलग कर देता है। अगर पाचन ठीक से नहीं हुआ तो यहाँ के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र नहीं बनेगा ठीक से। क्योंकि पहला जो रस है, आहार का पाचन किया तो जो रस बना उससे ये रस धातु बनी, उस मटेरियल से रस धातु बनती है। रस धातु से फिर पित्त रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र बनता है। तो ये सारे प्रभावित हो जाएंगे, तो आपके कर्मों में आपका जो शरीर का रंग है, फंक्शन है, ये सब मतलब स्ट्रक्चर, फंक्शन दोनों प्रभावित हो जाएंगे, इन यांग दोनों प्रभावित हो जाएंगे, सामान्य विशेष दोनों प्रभावित हो जाएंगे। शरीर में तत्क्षण उसके क्रियाशील रहने के कारण धातुओं का क्षय होता रहता है, पूरी धातुएं खत्म होती हैं नेचुरली। अब इस क्षय की पूर्ण वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बनी रहती है। तो अगर ये आहार ठीक से न करे तो पोषक तत्व आपको मिलेंगे नहीं, तो नेचुरली आपकी एनर्जी घटेगी। तो हितकर और समुचित मात्रा में उचित काल में ग्रहण किया हुआ आहार, तो हितकर और क्या है, हमारे 3 जो दार्शनिक हुए हैं, चरक हैं, सुश्रुत हैं और वाग्भट 3 हैं, इनको आचार्य त्रयी कहा जाता है। आचार्य त्रयी, आचार्य में त्रयी, 3 आचार्य, एक है चरक, दूसरे सुश्रुत, तीसरे हैं वाग्भट। तीनों क्या कह रहे हैं, तो वाग्भट का मत
है, यही बीज है कि हित कर क्या हुआ, हित भूख माने हित कर भूख, हित भूख। और मित भूख, मित माने कम खाना, समुचित मात्रा में खाना, मतलब जितना नहीं कि आप बहुत खूब खा लीजिए, मित भूख। और ऋत भूख, ऋत बागरे जो ऋतुओं में होती हो, जो ऋतुओं में फल मिलते हो। आप ऑस्ट्रेलिया से मंगा करके, अमेरिका से मंगा करके फल मत खाइए। आप भले उसको कहें बहुत अधिक, कोई भी कहे कि हम बहुत बढ़िया, मैंने अमेरिका से मंगाया हुआ है, बेकार है आपके लिए, क्योंकि इस जलवायु में है ही नहीं वो। तो वो आपके लिए ऋत भूख नहीं है, वो आपका ऋतुओं में खाने वाला नहीं है। आपकी जो है ऋतुओं में हो रही है वो खाइए आप, तो आपको अधिक आहार रस का होगा। और फिर आहार रस, हम लोगों ने पढ़ा कि आहार रस के तेज से हमारा वो बनता है, कौन सा, रक्त बनता है ना। तो आहार रस का तेज नहीं बढ़ेगा। तेज माने जो आपका ऑरा दिखाई पड़ता वही तो तेज है, जो आपके चेहरे का नूर, जो आपने देखा लोग, अरे आप तो बिल्कुल यंग लग रहे हैं, ये जो यंग लग रहे हैं वो क्या है, वो दैट इज नूर। उसी को नूर आप कह लीजिए काव्यात्मक शब्दों में, और यहाँ आप कह दीजिए अग्नि है ना। तो वही सब है। अगर नहीं होगा, पाचक अग्नि नहीं होगी, तो सब विकृत रस का निर्माण होगा, तो सब धातुएं धीरे धीरे विकृत हो जाएंगी। अब विकृत हो जाएंगे तो आपका आयु, बल, वर्ण, उत्साह, कांति, ओज, तेज और प्राण नष्ट होने लगेगा, अगर ये ठीक से सारी चीजें ना हो, मतलब बैलेंस फॉर्म में ना हो। तो अग्नि के शांत होने पर मनुष्य नहीं रहता। यदि पाचक अग्नि स्वस्थ है, तो यही हमारा पाचक अग्नि कौन सी है, मेन कौन सी है, 13 अग्नि कितनी है टोटल, बताइए आप लोग। देखिए ये उसी मेन तो जठराग्नि है सर। सर हम बताएं। हाँ बोलिए। 13 अग्नि है सर। पूरा सब बताइए आगे। 13 अग्नि कौन कौन से, 5 सात धातु है, 5 हमारे महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनकी अग्नि हो गई। और 7 धातुएं, 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और जठराग्नि, ये 13, ऐसे 13 पूरा। देखिए हम लोग जितना बार बार हम लोग क्यों रिवाइज करते हैं, रिवीजन है, रिवाइज करते रहते हैं भाई, तब इसी बहाने सबको पूरा रट जाए। कोई पूछे 13 अग्नि, जब आप ऐसे जगह पूछे जहां केवल आप ही बोलेंगे तो लोग कहेंगे नहीं कि आपने कहीं पढ़ा जरूर है, तो कहेंगे हाँ आपने पढ़ा, हमने समवाई से पढ़ा है, कहेंगे ना। धन्यवाद सर। हैं? कल से मैं परेशान था यार, इन 13 अग्नियों के लिए आपने कहा था, मैं भूल गया था, आज याद दिला दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ठीक है, चलिए ये है। तो अब पाचक पित्त का संतुलन क्या है, अल्सर, हृदय में जलन, अपच, वही सारी चीज देखिए, स्टमक वाला सब देखिए वही है। बुरी आदतें, ये मेटाफिजिकल वाला हो जाएगा। अत्यधिक इच्छाएं, बैलेंस नहीं रहेगा तो कुछ भी करें, कीटाणुओं का नाश जो है वो नाश नहीं हो पाएगा, मतलब इसका मतलब कीटाणुओं का नाश नहीं हो पाएगा, और वो कीटाणु आपके जो सही वाले हैं वो नष्ट हो जाएंगे। पाचक नली में विष द्रव्यों का नाश। अब तो रक्त का निर्माण, ये जो नहीं करता, इसमें करता भी है, और दोनों का बैलेंसिंग दोनों दिया हुआ है, कुछ करने वाले हैं कुछ नहीं करने वाले हैं, तो ये काम करते हैं। ये उसका आपका सिनॉप्सिस है, इसको हम लोग पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो पित्त दोष के सार है अग्नि और जल तत्व। अग्नि शरीर और मन दोनों स्तर पर परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। केवल शरीर की बात मत करिएगा, हम लोग आयुर्वेद की शरण में है, आयुर्वेद पर है। मन दोनों, जब तक शरीर और मन नहीं होगा तब तक हमारा संगठन ही नहीं हो पाएगा। दोनों स्तर पर परिवर्तन उत्तरदायी है। मानसिक जानकारियों का पाचन अथवा शारीरिक भोजन का पाचन दोनों है, चयापचय, पित्त। मानसिक जानकारियों का भी पाचन करिए, उनको पचाइए, पचाने मतलब उसको स्थिर रखिए और उसको परिवर्तित करिए, ट्रांसफॉर्म करिए अपने फॉर्म में, बस। तो कफ क्या है, गुरुशीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछल श्रेष्मण प्रसन्नम याति विपरीत गुणैर गुणा। यानी कहते हैं गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछल, ये उसके गुण हैं। हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो हम लोग पहले पढ़े हैं, सबके गुण। इनके विपरीत गुणों के द्वारा कफ के पूर्वोक्त गुण शांत होते हैं। इनसे विपरीत दे देंगे तो शांत हो जाएंगे। हमेशा ये ना सामान्य विशेष, विशेष इसीलिए कहा गया है, सामान्य तो वृद्धि करेगा और विशेष विपरीत वाला होगा वो शांत करेगा। तो कफ दोष क्या है,
देखिए अगर आपका, देखिए सब पॉजिटिव चीजें देखिए, ये अगर प्रकृतिस्थ है यानी बैलेंस फॉर्म में है तो दृढ़ता आएगी, शीतलता आएगी, पुष्टि होगा, आप बढ़िया स्वस्थ होंगे। कृष्णता, उत्साह, जो भी जितना उत्साह आलस, जो उसी से उल्टा सब पॉजिटिव निगेटिव दोनों गुण दिए हुए हैं। उत्साह, आलस्य, वृषता, क्लीवता, ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि, मोह, ये सारी चीजें इन्हीं सब की वजह से आदि, कफ की वजह से। कफ बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है? बैलेंस है तो दृढ़, बैलेंस है तो पुष्टि, बैलेंस है तो उत्साह, बैलेंस है तो वृषता। वृषता समझ रहे हैं क्या है? वृषता समझ रहे हैं? वृषता का अर्थ समझ रहे हैं? नहीं बताना, बताऊं? नहीं सर, नहीं समझ रहे। वृष माने क्या है? बैल, वृषभ, भैंसा, वृषभ, वृषभ, बैल, बैल नहीं, बैल नहीं, सांड, कंधे, सांड। भैंसा, भैंसा। सांड, सांड, वृषभ सांड। माने सांड, बैल मत कहिए, बैल तो अलग चीज है। सर बैल सांड तो या क्लीव भैंसा है होता है, सर? बैल तो क्लीवता वाला होता है ना। मैं ये बहुत हाँ से सर, लोग हाँ सर। नहीं मालूम होगा ना, Yes, sir. उसमें जो है बैल में कोई- क्लीवता। हाँ, तो वो क्लीवता वाला है। वृषता में सांड, तो वो जो उसकी ताकत आप देखिए ना, हाथी की तरह चलता है, जो सांड है हाथी की तरह चल रही हूँ, मस्त चलता है, तो वो जो वृषता आती है अगर आपका कफ बैलेंस है तो, ये इसलिए कहा। चलिए तमाम शब्द हैं जो बताना आवश्यक रहता है। कभी कहाँ कफ का स्थान है? वक्ष है, कंठ है, संधिया, ज्वाइंट्स में सब जगह रहता है। थ्रोट में रहेगा, नीचे निकालेगा, चेस्ट में रहेगा। आप देखिए यहाँ पर होता है, कफ को निकालते हैं आप ज्वाइंट्स में। ब्रेन में रहेगा मूवमेंट कराने के लिए, हेड में रहेगा, पैंक्रियाज में रहेगा, आमाशय में, जहां जहां सिक्रेशन हो रहे हैं कोई वहां जरूर रहेगा। स्टमक, प्लाज्मा, नोज, मूवमेंट कराने के लिए वो, टंग और फैट सब में। तो भौतिक क्या है? सर भारी है, क्लिप्ता का मतलब भी बता दीजिए ना। इम्पोर्टेंट, ओके सर, थैंक यू। और बैल इंपोर्टेंट होता है, ठीक है? उससे टेस्टिकल्स नष्ट कर दिए जाते हैं, बहुत क्रूएल्टी है वो, दैट इज एनीवे। तो अब बंद कर लीजिए। और लोग भारी, शीत, मृदु, स्थिर, स्थिरता, ये उसके हैं। हम लोगों ने पढ़े थे ना कब उसके कफ वाले गुण के, जो पृथ्वी वाले तत्व हैं वो और जल वाले तत्व, वो दोनों चीजें मिक्स हो गई। और उधर का मधुर, मीठा, मीठा जब खाते हैं तो आप समझ लीजिए कफ वाला है, तो कफ फॉर्मेशन अधिक होगा। साल्टी, उधर तमोगुण हो जाएगा। शरीर के अंदर होने वाली प्रत्येक क्रिया का जनक वात का तांत्रिक, तो वही बता रहे हैं उन्होंने कि कैसे इनको करना है और ये क्या काम करता है। जैसे वात है तो प्रत्येक क्रिया का जनक वात है। कैसे करता है? वो आपका नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करते हुए। अपचय जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है कौन? पित्त करता है। और कफ क्या करता है? कफ एनाबॉलिज्म करता है, दोनों को जोड़ता है, नवीन धातुओं की उत्पत्ति करता है, और आपको पुरानी धातु जो आपके धातुएं नष्ट हो गई हैं उनको ठीक करता है। तो कफ का भी होना बहुत आवश्यक है। इसके गुण दोनों से भिन्न होते हैं। मैडम किसी खुला हुआ, शायद किसी खुला हुआ है, उसको बंद कर लीजिए। तो ये इसीलिए अगर कफ को बैलेंस करना है तो या तो वात को बढ़ाएंगे, अगर कफ को कम करेंगे तो वात को बढ़ाएंगे, या हम अग्नि को बढ़ाएंगे, दोनों चीजें हैं। तो कफ के सामान्य काम: स्नो बंध स्थिरत्वम गौरवम वृषता बलम, स्निग्धता, रुक्षता, स्निग्ध हो, थोड़ा चिपका, क्योंकि चिपकने वाला ना, मूवमेंट वाला देता है ना। संधि बंधनों का ठीक होना, साइनोवियल फ्लूइड का ठीक होना, स्थिरता, गुरुता, मैथुन में समर्थ होना क्योंकि आप योग्य हैं, शारीरिक बल का बना रहना, सहन शक्ति भी आती है, धैर्यवान भी होते हैं, लोभ का भाव, ये उसके अगर बैलेंस फॉर्म में है तो ये उसके कफ के सामान्य गुण धर्म है। तो ऐसा मत सोचिए कि कफ खराबी है। लुब्रिकेशन, बंध, विभिन्न रचनाओं का परस्पर अनुबंधन मिलाता है, स्थिरत्व, शारीरिक दृढ़ता, स्टेबिलिटी, गुरुता, हैवीनेस, वीरवत्ता, बल, क्षमा, धैर्य, निर्लोभता, कोई बहुत लोभ नहीं रहता। आप देखिए बहुत से लोग होते हैं स्वस्थ बढ़िया से रहते हैं, बिल्कुल चिंतित नहीं रहते। संतुलित कफ शरीर को बल प्रदान करता है, अतः बल कहलाता है, ठीक है। संतुलित कफ को ही शरीर में ओज कहते हैं। यानी ये तो नहीं
कह सकते हैं एग्जैक्ट रूप में, लेकिन संतुलित कफ की वजह से शरीर में ओज बढ़ता है। आप इस सेंटेंस को ऐसे समझिए, क्योंकि कोई जरूरत हो ना कि ये आप तो आदेश नहीं है। संतुलित बल को ही शरीर में ओज नहीं कहते ना, संतुलित बल के कारण शरीर में ओज की वृद्धि होती है। क्लियर? यहाँ पर हम लोग यहाँ इतना सहमत है, इस सेंटेंस में परिवर्तन कर लीजिए अपने हिसाब से। त्रिविधम बलमितम सहजम कालजम, वो तो हम लोग बता चुके हैं, याद करिए। अगर किसी को फिर पूछना हो तो बताइए, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। फिर पूछना हो सहज बल, कालज बल, युक्त बल, किसी को पूछना है इसमें? सर एक बार बता दीजिए सर। स्वाभाविक बल, सहज बल माने जो आपको जीवन में माता पिता से मिला हुआ है, जीवन में, वो सहज बल है आपका। क्लियर? दूसरा कालज बल, काल के हिसाब से जो परिवर्तन हो रहा वो कालज बल। युवावस्था हुआ, बचपन है, बल कम है, बड़े हो गए, हृष्ट हो गए, बल बढ़ गया, फिर एजिंग प्रोसेस शुरू हुआ, बल फिर घट गया। तो एक तो ये काल के, दूसरा वर्षा ऋतु आई तो दूसरी तरह का बल हो गया, गर्मी आई तो दूसरी तरह का बल हो गया, और जाड़ा आया तो दूसरे बल हो गया। ये कालज बल है। और युक्त कृत बल है, आप चले गए श्रवण कुमार जी अपना बैठ, एक तो वहां योगासन लगाए और अपने उसमें चले गए जहां पर उनका खेत हुआ है, वहां पर टहले वेले, वहां पर जिम भी किया, ये सब किया। ये युक्त कृत बल है। कुछ उन्होंने विटामिन प्रोटीन, डॉक्टर ने बता दिया, किसी ने बताया कि आप ये विटामिन खाया करें, ये प्रोटीन खाया करें, वो भी करिए, ये युक्त कृत बल है। क्लियर हो गया? थैंक यू सर। यस सर, यस सर। चले, ये है आहार विहार चेष्टा के संयोग से उत्पन्न बल को युक्त, वही पूरा है, आप उसको अपने भाषा में कह लीजिए, है यही। ठीक? कफ 5 प्रकार का है, उनकी बात हम लोग करना चाह रहे हैं। क्लेदा कफ, क्लिद्यति क्लिदते व अनेन अन्नम इति क्लेदनः, जो आहार को गीला करता है, गीला करने वाला काम। तो जो आहार को गीला करे वो क्लेदर, गीला, क्लिद धातु है, क्लिद। तो क्लिद का अर्थ है मॉइस्चर, अन्न को गीला करता है, इसलिए क्लोदक, मतलब जो अन्न आया उसको उन्होंने, जो आपने भोजन लिया उसको तुरंत उन्होंने गीला किया, और फिर तो वही उन्होंने पूरा, फिर वही कंसेप्ट पूरा उन्होंने बताना शुरू कर दिया। ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से, जो मॉडर्न साइंस में पूरा है कि कैसे म्यूसिन जो प्रोटीन है हमारा, तो प्रोटीन है, ये निकला और यही आगे उन्होंने यही सरकाने में सहायक हुआ। फिर आपको वो उसको अब ग्लाइकोप्रोटीन कहिए, कुछ भी कहिए, कॉम्बिनेशन है। 90 बताया कि 99% जली होता है। फिर आप देखिए हर जगह आपको, हर जगह से कोई क्या मिलता है, स्टमक से भी आपको सिक्रेशन होता है, आपको पैंक्रियास से सिक्रेशन होता है, बाइल जूस वहां से आता है, इंटेस्टाइनल जूस आता है। ये सारे जूस जो हैं ये वही तो हैं जो गीला करने के काम आते हैं, और उसी को अलग अलग नष्ट, कुछ जीवाणु नष्ट करेंगे। HCl भी तो हो, सब गीला तो कर ही रहे हैं। तो इन सब के प्रभाव से क्या होता है, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो आपका पाचन जो है, जो गीला करने, भाई गीला होगा तो पित्त वहां आ जाएगा, वो पाचन के लिए आगे तैयारी करने लगेगा। म्यूसिन, इनको म्यूसिन कहा कि म्यूसिन की उचित मात्रा में होने से पाचन कार्य उचित प्रकार से होता है, नहीं तो फिर अम्लता, एसिडिटी बढ़ती है। तो हम लोग एसिडिटी को हमेशा खत्म करने के लिए देखते हैं, HCl की एसिडिटी को खत्म करने के लिए जो 1.2 pH का होता है उसको हमको 8 पे ले जाना है। तो 8 पे ले जाने के लिए हम शरीर इतना प्रयास करता है, बाइल जूस निकालता है, पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, इंटेस्टाइनल जूस निकालता है। अगर ये नहीं होगा तो गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर। तो अल्सर 3 जगह होंगे, या तो स्टमक में शुरू होगा, स्टमक में होगा तो ऊपर में चला जाएगा, ऊपर कहाँ चला जाएगा, एसोफेगस में चला जाएगा, और नीचे जाएगा तो ड्यूडेनम जाएगा। तो 3 जगह पे मेन, जो मध्य का होगा वो ऊपर प्रभावित करेगा और नीचे प्रभावित करेगा। क्लियर हो गया? आगे चले, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, तभी तो आगे बढ़े। यस सर, यस सर, यस सर। तो दूसरा अवलंबक आगे। कफ, ये गलत, ये वाल काट लीजिए, आपके पास लिखा होगा जो गलत है। ये अवलंबित धार्यत हृदयम अथवा अवलंबिते धार्यत हृदयम अनेन इत अवलंबनः, ये अवलंबन, ये आगे मिलेगा। तो उल्टा लिख गया है, इसको किसी ने करेक्शन अभी तक नहीं किया है,
इतने साल की 2 की जगह 4 की जगह 2 आ गया सर। हाँ, इसको बहुत दिनों से कह रहा हूँ लेकिन कोई नहीं कर रहा, उसको ऐसे प्रिंट आउट चली जाती है। तो वक्ष में रसों के उत्पादनकर्ता को अवलंबक कफ कहते हैं। ये वक्ष में देखिए, ये प्रधानतः हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा झिल्ली में, म्यूकस झिल्ली में है। तो हर जो हम लोग वहां पढ़े साइंस दोनों तो ऐड करिए, म्यूकस झिल्ली में, सुरक्षा झिल्ली में, फेफड़ों में ये भी है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि वो सिक्रेशन होता है। तो ये वही कह दिए शरीर के प्राथमिक प्लाज्मा में से एक है, एक कफ है। शरीर का 70% में जली है। ये अवलंबक कफ शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है, ये उसका काम है। फिर मॉडर्न साइंस को बताना शुरू कर दिया उसमें कि कैसे हमारे यहाँ कि अगर मान लीजिए जो प्लूरा है, अगर प्लूरा में कोई चीज ऐड हो गई, प्लूरा में कोई इन्फेक्शन आ गया तो गड़बड़, अगर 2 स्तर है उसमें सॉलिडिफिकेशन हो गया तो गड़बड़, अगर द्रव मात्रा में बढ़ गया या वायु प्रवेश कर गई तो गड़बड़। तो कभी कभी क्या होता है, कोलैप्सिंग हो जाती है। और ये कोलैप्सिंग का सबसे बढ़िया हमारे पास अगर एग्जाम्पल है तो बच्चे का जन्म कोलैप्स अवस्था में ये रहते हैं हमारे एल्वेलाइज, ठीक है। और जैसे ही बच्चा होता है तो उसको उल्टा लटका देते हैं। उल्टा लटकाने देने से वायु इसके दूर जाती है और वो जा करके अल्टीमेटली ऊपर जा करके, और ये जो अभी कल बताया था स्टूशन ट्यूब, इस ट्यूब के माध्यम से वो हवा जा करके और फिर ऊपर चली जाती है और क्या करती है, अल्टीमेटली उनको वहां सर्फेक्टेंट होता है, सर्फेक्टेंट हुआ, उसने उसकी वजह से तो दर्द हुआ, पहली बार दर्द हुआ, जब फेफड़ा बलपूर्वक गई तो उसने कोलैप्स के बढ़ा दिया और दर्द हुआ तो चीखने लगा, जब चीखने लगा तो आपने बहुत बढ़िया माना इसको, ठीक, बस ये। तो वही उसी तरह हुआ, अगर ये लुब्रिकेशन ना हो ये वाला कफ तो वो कोलैप्स रहेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पेरिकार्डियम को भी कहा, उसको भी वहां भी है, वहां भी ये सब आपका फर्क रहेगा। अब इसमें अगर असंतुलन होगा तो छाती में जकड़न हो जाएगी, दमा हो जाएगी, क्योंकि हार्ट और लंग्स में है, सुस्ती आएगी, कमर दर्द आएगा। सुस्ती हमेशा, जब भी एनर्जी कम होगी सुस्ती आएगी, कमर दर्द होगा, जकड़न होगा नेचुरली। पूरा का पूरा लंग्स पूरा ऊपर से आगे पीछे तक है ना, और जकड़न वहीं पर लगेगा, जकड़ा हुआ है। फिर रस्यति रसम ज्ञापयति अथवा रसते रसो मधुरादि अनेन इत रसनः। ज्ञापियत मैंने ज्ञापत, शापियत नहीं है, गलत करा, ज्ञापियत ज्ञापन करती है, बताती है, जिससे रस का अनुभव हो और जिसके अभाव में रस का ज्ञान न हो, वो रसन है। ठीक, क्लियर। रस का कैसे, जीवा में रहेगा तो रस का ज्ञान कराएगा, यही तो है। तो कैसे करेगा, हम लोग आयुर्वेद कहता है कि 6 रसों ज्ञान करते हैं, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, तीखा है, कसैला है, ठीक है, विषैला नहीं है, कसैला है, कसैला है ना। तो जीभ किसी को तभी कर सकती है जब वो लिक्विड वाले कंटेनर, तभी उसको, अगर सॉलिड होगा तो कोई उसको टेस्ट नहीं मिल सकता। तो घुलित अवस्था मतलब कोई जलीय अंश होना चाहिए, अगर जलीय अंश नहीं होगा तो हम उसको कहेंगे तो जलीय अंश कहाँ आता है, सलाइवा कर सकता है, लेकिन उसको घोल सकने की स्थिति हो तब इसका स्वाद मिलेगा। अगर कोई लोहा रख ले तो आप घुल नहीं पाएंगे, तो लोहे का आपको आनंद, भले सलेवरी ग्रैंड का आपको आनंद मिल सकता है लेकिन लोहे के स्वाद का नहीं। तो शुष्क पदार्थ रसों में विलय होते हैं, तो इस अगर विलय नहीं होंगे तो उनके स्वाद का ज्ञान हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो फिर इसको क्रेनियल नर्व, वो नर्व ग्लैसोफेरेंजियल है ना, ग्लैसोफेरेंजियल नर्व जो है इसको नियंत्रित करती है। फिंगर वो मुझे तक नंबर 12 है या 8 है, 12 होगी या 8 होगी, ग्लैसोफेरेंजियल हाइपोग्लॉसल हाइपो ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वैकेशन एट होम, हाइपोग्लॉसल नहीं, ये इधर होगी 8 के आसपास, तो वो हाइपोग्लॉसल है। टू टच एंड फील वेरी गुड वैकेशन एट होम, वेरी गुड, तो ग्लॉसोफेरेंजियल ये 8वें नंबर के आसपास होगी, ठीक है। तो ये
जीभ से इसका संबंध विच्छेद होने से रस का सर ज्ञान निमोनिक बताइए ना, आपने क्या किया? ओ क्या बोल रहे थे? वो बताते लिख के भेज देंगे। ओह 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 हाँ टच सर, एंड फील लिख के वेरी भेज गुड दीजिएगा सर। वेकेशन एट होम। हाँ, सर लिख के भेज देंगे तभी लिख कम आएगा। दीजिएगा ना। ये सूक्त वाक्य है, इससे ओह से देखिए ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर। ओह 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 टू टच एंड फील वेरी गुड वेकेशन एट होम। तो वो होम एच है तो हाइपोग्लॉसल, लास्ट वाला हाइपोग्लॉसल है, इसलिए मैंने निकाल लिया कि वो 12वीं नहीं है। 12वीं तो हाइपोग्लॉसल होनी चाहिए, अब तो ग्लॉसल फ्रेंच 8वीं होनी चाहिए। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। वो बता देंगे आपको, भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसे ऐसे याद किया नौवीं है है ना? सर, इट्स नाइन्थ हाइपोग्लाइस नाइन्थ ना सर हाँ, क्लॉसोफेरेंजियल 8वीं 9वीं के आसपास होगी ना? नौवीं है सर, हाँ 9वीं होगी, वही स्वाद मैं की कह रहा हूँ। हाँ मेडुला 8-9 के आसपास होगी। स्वाद वाली हमने नौवीं उससे है। निकाला ना कि भाई वहाँ यहाँ 12वीं नहीं है, बस ये नाइन्थ है। हाँ इसमें सिटाइस 3 के हिसाब से नाइन्थ है सर। हाँ ठीक है, वही है, वही वो सही है वो तो ठीक है। वो भेज देंगे आपको फार्मूला, आप लोग वो पढ़िए, वो सब जगह मिल जाता है। ओह 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 टू टच एंड फील वेरी गुड वैकेशन एट होम। इसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, फिर इन्हीं के हिसाब से आप याद वहां करना पड़ेगा, लेकिन मालूम हो जाएगा कौन सा है। ओह ओह 3 आएगी, ओह ओह टू टच, फिर 2 से आएंगे, ट्रॉक्लियर और ट्रेपेजियम, ऐसे कुछ आएगा एनी बता रहा हूँ, अभी बताएंगे नहीं। तो आगे चले हम लोग। तो ये अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो उसको ग्रहण ही नहीं करेगा कि क्या चीज आ गया। तो अगर नहीं होगा तो ज्ञान ही नहीं पा पाएगा, वो तो ज्ञान तभी जाएगा जब विलय होगा। तो इसीलिए जब आप मुख करते हैं तो आपको जितना स्वाद आपको आता है उतना ही आपको प्रसन्नता या आपका नर्वस सिस्टम उसको ग्रहण करता रहता है और आनंद लेता रहता है। और वही हम लोग बोलते हैं कि मन के साथ है। तो अगर बोधक का मोटापा आएगा, भोजन की संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी, आपको लगेगा कहीं अरे खाने में स्वाद नहीं, बहुत बेकार स्वाद, क्या खाना बनाना। छाती में जमाव, मधुमेह, स्वादहीनता, ये सब उसी गुण है। तर्पक कब क्या है? स्नेह्यति सिन्ह्यति व अनेन शिरः इत स्नेहनः। ये शिर प्रदेश को, स्नेह कफ है, ये इसको स्नेह कफ भी कहते हैं। ये शिर प्रदेश को स्निग्ध व तर रखता है और अतः इसको स्नेहन कहते हैं। क्षमा, धैर्य, निर्लोभता, ये इसके मतलब बैलेंस फॉर्म में जो है उसके कर्म है। तर्पक कफ का स्थान मस्तिष्क है और कर्म क्या है? ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, कर्म क्या है? ज्ञानेंद्रिय के मूल स्थान मस्तिष्क। भाई ज्ञानेंद्रिय हमारा यही तो है, यहीं से तो सारा सूचना यहीं आती है। तो ज्ञानेंद्रिय का मूल स्थान वहीं से उसके मस्तिष्क को लुब्रिकेशन देना। अगर लुब्रिकेशन न मिले, उसको न्यूट्रिशन न मिले तो क्या होगा? वो अपने विचार ही खो देगा, आपको याद ही नहीं आएगा। सारी चीजें जो जुड़ी होगी, जो इंद्रियों से और मन से और मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं, अगर हम उधर कहें मन और आत्मा से और उधर कहें ब्रेन से, तो नहीं होगा। तो हम लोग ठीक से अपने विचारों को रख नहीं पाएंगे, न चिंतन कर पाएंगे, न मन कर पाएंगे, न धैर्य, न स्मृति। ये सारे जो गुण हैं मन के, वो नहीं पाएंगे। तो मन तभी ठीक होगा। अब वही उनका सीएसएफ मस्तिष्क का पोषण करता है। आपको वहां मॉडर्न साइंस में कहा, अगर सीएसएफ में बैलेंस है, उसका पीएच बैलेंस है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो क्या होगा? वो जो आपका टॉक्सिन है उसको वो सब एक तो तर्क रखता है, दूसरा टॉक्सिन को निकालता रहता है। अगर उसमें मात्रा मान लीजिए टॉक्सिन निकल नहीं पाया, वो जितना निकलना चाहिए उतना निकल नहीं पाया, तो वो वही जमाव कर देगा, तो आपका सर बड़ा हो जाएगा और वहां दबाव करेगा। मेनिंजिस में प्रभाव डालेगा, मेनिंजिस को टच करेगा, किसी ऑर्गन को, वहीं जो बगल में आप पढ़ेंगे जब ब्रेन को, तो उसमें जितने टिश्यू आसपास के हैं सबको प्रभावित करेगा। और टिश्यू कौन है? वहां सेल्स हैं, वहां न्यूक्लियस बैठे हुए हैं, तो उन न्यूक्लियस को प्रभावित करेगा। तो आपके सोचने विचारने की क्षमता में अंतर आने लगेगा। स्मृति, धैर्य, ये सब सारे गुण जो है वो कम होने लगेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये वाला है जो आपको तरल रखता है। तो यानी इन्होंने कहा कि मोर और लेस
जैसे मॉडर्न साइंस कह रहे हैं कि CSF करता है, तो हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा तर्पक कफ करता है। तर्पक कफ के मस्तिष्क मेरुरज्ज हृदय में रहेगा, इस स्थान पर पीछे, वहीं पे तो करेगा। तरल पदार्थ को ठीक से बनाने में कार्य करने में मदद करता है। संतुलित अवस्था मानसिक शारीरिक याददाश्त को, भाई मेमोरी, अगर ब्रेन ठीक नहीं होगी तो मेमोरी कैसे रुकेगी, आप बोलिए। तर्पक कफ क्या है? साइनस में दिक्कत, ये वाला इसको जरूर करिएगा, आंख वाला, ये वाला दो वो जोड़ दीजिए, साइनस नहीं हुआ। सिर दर्द, गंध ना आना, चिड़चिड़ापन, कमजोर याददाश्त, सिर का आकार बड़ा, हाइड्रोसिफेलिस बोलते हैं इसको। हाइड्रो माने जल, सिफेलिस माने CSF, सिफेलिस बढ़ CSF के रोग। अब एक बच ही रह गया, इसको खत्म कर देते हैं। क्लियर? बोलिए श्रवण जी। सर एक रह गया, करिए सर, खत्म कर दिए, चलने दीजिए, आगे चलने दीजिए। हाँ, श्लेषक कर दीजिए। योजित संधीन इत श्लेष्मकः, ठीक है। क्या तो श्लेष्मक कफ है, ये सब श्लेषक नहीं, श्लेष्मक कफ है। माँ का है उसका। श्लेषित योजित संधीन, जो संधियों को, संधि माने जोड़, जो संधियों को जोड़ता है उसे श्लेष्मक कहते हैं। आ गया ना, वो सारे साइंस का यहीं पर है। सब मॉडर्न साइंस ने सब वही चीज किया जो हम लोग पहले कर चुके थे, मतलब आयुर्वेद पहले कर चुका था। शरीर की चल अस्थि संधियों, मोबाइल हाथ पैर वाले श्लेष्मक कफ उन्हें दृढ़ता पूर्वक मिलाए रखता है। और क्या करता है? मेम्ब्रेस कैप्सूल होता है, देखिए ना, जहां ज्वाइंट है वहां पर सिरों पर क्या है? मेम्ब्रेस कैप्सूल होता है। उस कैप्सूल में साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन रहती है, उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन से ये निकलता रहता है फ्लूइड। अब यही वो तरल लगता है ताकि आपको मोबिलिटी रहे और उसमें कट कट की आवाज ना आए, नहीं तो क्या होगा? वो कट कट की आवाज आने लगेगी। तो यही इसी साइनोवियल फ्लूइड को मॉडर्न साइंस ने कहा, हम लोगों ने कह दिया श्लेष्मक कफ। क्लियर? देखिए कितना बढ़िया साइंस है। जोड़ों का ढीला होना, सूजन, जोड़ों में अकड़न, धीमी दर्द, देतिया। तो ये हम लोगों का बस वही है कि तीनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस है तो हम लोग जो है, अब आप लोग कह रहे थे ना, देखिए ये उस चित्र में बता रहे थे CL शर्मा जी कि इस चित्र में पूरा बना हुआ आप कुछ देखिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन कफ आपका रहता है, कौन वात रहता है, कौन पित्त रहता है, ये देखिए सब कफ कहाँ कहाँ है, प्राणवायु कहाँ है, साधक पित्त कहाँ है, तर्पक कफ कहाँ है, आलोचक कहाँ है, आंखों में है, बोधक कहाँ है, जीवा में है, अवलंबक कहाँ है, हृदय में है, भ्राजक पित्त यहाँ कहाँ है, और श्लेष्मक, इन सब का ये लोकेशन है। इनके यूज भले कम हों अभी हम लोगों को मॉडर्न साइंस में, और वो इसमें हम लोग आगे बहुत प्रोटोकॉल डेवलप नहीं किए हों, लेकिन हमारा प्रोटोकॉल 4, 5, 3, 6 टोन एक रामबाण के रूप में है, और वो इसी का। तो इसमें हम लोग आगे चल के इसकी चर्चा करेंगे। और हम लोग यहाँ से फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा में शुक्र थोड़ा सा बता देंगे, नहीं उसको अगले चैप्टर में, अगले क्लास में। हाँ जी, बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, वो थोड़ा सा ये रहेगा, हाँ, आगे की तैयारी हो जाएगी। हाँ, तो उससे थोड़ा सा ये रहेगा, क्योंकि वो भी कभी पूछा जाता है। देखिए ये बहुत, इसको आप लोग पढ़िएगा कैसे उनका बॉडी, फिर इमोशन, फिर माइंड, फिर स्पिरिट, ये कॉम्बिनेशन इस रूप में कहा कि स्टेजेस की बात में। और ऐसे ही आपका पूरा शरीर रहता है, मन, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, यही तो है पंच महाभूतों के। आप सुनो ये कैसे हमारे वो प्रॉब्लम होती है, उन्हीं का होता है। और यहाँ पर दिखा के आकाश, वायु, वात बनाता है, फायर वाटर बनाता है, और कफ बनाता है। तो ये 3 का वो है। तो इसमें जो हम लोग बता देंगे आपको, ये वात के जो रोग हैं, रोगों का आप वो उसमें पढ़ लीजिएगा। तो रोग बता देंगे केवल कि कौन कौन रोग होते हैं, और फिर हम लोग आ जाएंगे रस, रक्त, मांस, मेद में। अब ये वाला जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, अगर पढ़ना चाहेंगे हम पढ़ा देंगे। बॉडी सिस्टम में देखिए शरीर के 5 स्तर हैं उन्होंने कहा इसमें। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, अंगों के स्तर पर अगर कहें तो हृदय, फेफड़े, वात है। अंग केवल बात करें तो हृदय और फेफड़े वात है। लीवर हमारा पित्त है। तिल्ली, उदर, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये हमारे कफ है। तो वात, पित्त, कफ है ना, हम लोगों ने देखा था ऊपर से ना, वात, पित्त, कफ,
ऐसे तो हमने किया, ऐसे हाथ किया हुआ था। और ऊतक के स्तर पर मांस वात है, रक्त पित्त है और मेद कफ है। तो इस तरह हम लोग करके इसको ट्रीटमेंट में भी कभी यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा बताएंगे। मेन चीज ये होगा, ये वाले जो पित्त रोग है ना, पित्त रोग और उसके उनका पूरा रोगों का विवरण पूरा दिया है। 80 प्रकार के जो है आपके वात रोग हैं, फिर 40 पित्त हैं और 20 आपके कफ के रोग हैं। ये देखिए 80 प्रकार के वातज विकार, 40 इनसे थोड़ा सा समझ लीजिए, कभी क्वेश्चन में आ जाता है जो लोग प्रश्न उत्तर देंगे। और 40 प्रकार के आपके 20 प्रकार के, अंत में 20 प्रकार के कफज। तो 80 40 20 आपको याद करना बहुत सरल है। कैसे? 80 का आधा 40 और 40 का आधा 20। तो देखिए सबसे अधिक वात वाले हैं, यानी वो डिजीज जो पहले आती है वो। तो हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं और कल के लिए तो हम लोगों का काफी हम लोगों ने काम आज कर दिया है। थैंक यू सर। तो हम लोग जो है अपने Thank you, sir. नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। तो हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, निस्सीम है। जितना पढ़िएगा आपको हमेशा लगेगा कि मुझे तो कम मालूम है। बहुत बहुत विष्णु शर्मा जी को जरूर याद रखना है तो। सर ऐसा क्यों बोलते हैं? हैं? हम तो आपसे सर पाने के प्रयास में लगे हैं, आप बोलते हैं हमको कम आता है। नहीं, जब भी आप पढ़िएगा, देखिए ज्ञान, जो अज्ञानी है वो हमेशा बोलता है कि मुझे बहुत ज्ञान है। देखिए हमेशा बता रहा हूँ, ये देखिएगा, जो अज्ञानी है वो कहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, और जो ज्ञानी है वो कहता है मैं तो अज्ञानी हूँ। है कि नहीं? ये बिल्कुल Yes, sir. सही सर, 100% सही। ज्ञानी और ज्ञान पाने की चाह में रहता है। हाँ, नहीं पूरा उसमें ही है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब Yes, हरि है ठीक है। मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक रेखा मां। तो जब आपको हर कंसेप्ट, कबीर देखिए ना, बुरा तो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और अपना देखन मैं चला। जो दिन मुझसे बुरा न कंसेप्ट कोई। यही है। ज्ञान की भी यही अवधारणा है कि जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा आपको लगेगा कि मैं कोई नहीं। ब्रजानंद जी के यहाँ हमारे दयानंद सरस्वती गए और उन्होंने पूछा, साकल दबाई, और ब्रजानंद जी ने पूछा अंदर से कि कौन? तो दयानंद जी बोले कि यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, यही ज्ञान नहीं मुझे। उन्होंने कहा मुझे मेरा शिष्य मिल गया। शर्मा जी समझ रहे हैं? शिष्य मिल गया। बिल्कुल सही सर। अगर ये कह देते कि मैं ये हूं तो वो समझ जाते कि ये तो मूर्ख है। सर मैं खुद अपने कहता हूँ, ये विषय मैंने जो पकड़ लिया है इसमें मेरे को सच में नहीं कुछ आता। जो आता है वो भी मुझे लगता है कहीं गलत में जा रहा हूँ, लेकिन प्रयास रहता है सर। और आपसे बहुत छोटी छोटी चीजें समझने को मिल रहा है। शायद थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए आपसे ही या आपके ग्रुप से ही। जब हम लोग ज्ञान की, देखिए ज्ञान की खोज में निकले हैं तो खोज तो कर ही रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल इस सर। रास्ते में है तो कुछ तो मिलेगा ही। भाई जैसे आप कहीं आप मान लीजिए जाए कि हम जंगल में जाके शांति खोजेंगे, चलिए आपको शांति मान लीजिए नहीं मिली, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको अच्छी वायु तो मिलेगी, पक्षियों की बिल्कुल चहचहाहट तो मिलेगी, नदियों का कलकलाना तो मिलेगा। बोलिए, मन हर्षित होगा इनसे ही। वो तो मिलेगी। तो आपका मन तो प्रसन्न हो जाएगा, शांति चित्त। हम कहें 100% मिले न मिले, कुछ तो मिलेगा। इसलिए इसमें मिलना तय है और अच्छा मिलेगा, ये भी हम लोग मानते हैं। अच्छे मन से जा रहे हैं तो अच्छा मिलेगा। लेकिन सब लोगों को यही करना है। मैं हमेशा कहता हूं अहंकार केवल 10% रखिए, 15% रखिए, ठीक है, वहां तक चलेगा, उसके बाद मत रखिए। न शरीर का, न मन का, न ज्ञान का,
न वैभव का, कोई भी नहीं, सब हम लोग पाए द्रव्य है। हम आत्मा तक को द्रव्य मान रहे हैं, वो भी कह रहे हैं नष्ट होना है। तो जब आत्मा को हम लोग कह रहे हैं गीता से प्रभावित नहीं है, आयुर्वेद में वहां की बात, गीता की बात अलग है, तो यहाँ हम प्रभावित नहीं है, हम यहाँ कहते हैं वो भी नष्ट होना है। तो जब आत्मा नष्ट होना है तो हम तो क्या पानी के बुलबुले हैं? तो इसलिए सही है न सर। अहंकार, न सौंदर्य का अहंकार, न शरीर का अहंकार, न मन का अहंकार, न पद का अहंकार, किसी का अहंकार नहीं होना चाहिए। और कबीरदास के वाक्यों को हमेशा याद रखिए, शीश काटी भूमि पर धरे, शीश माने अहंकार, सर शीश काटी भूमि पर धरे और तापर धारे पांव, और दास कबीरा यूं कहे ऐसा हो तो आओ। अगर आपको इस मार्ग में चलना है, ज्ञान की रियल प्राप्ति करनी है, तो अपने अहंकार को काटना है। और भूमि पर धरे कैसे उठाएंगे? ऐसे हाथों से उठाएंगे ना। हाथ चेतना के प्रतीक है, चेतना जागृत रखनी है। अभिमान नष्ट करना है, अहंकार नष्ट करना है, लेकिन चेतना जागृत रखनी है और चेतना से उठाना है। और तापर धारे पांव, और पैर रखना है। और पैर को कैसे रखना है? तापर धारे पांव मतलब उसको भूलुंठित करना, जिसको बोलेंगे नेस्तनाबूद करना है, यानी निरंतर नष्ट करने के प्रयास में रहना है। और दास कबीरा यूं कहे ऐसा हो तो ऐसा होइए, तो ये ज्ञान मार्ग में बढ़िए। ऐसा ही होगा सर। तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। हमको सब मालूम है खेमका सर के सपने क्या हैं। उनके सपने वही हैं जो हम लोग अपने लक्ष्य को बनाए हुए हैं। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम। नमस्कार सर, शुभरात्रि। आधा प्रणाम।